हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसी पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना लाई गई थी उसे ए पालकीवाल एन पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना के लिए संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्थात कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन पालकीवाल ने। हम बात करें कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से वो किस प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हम एक बार इसका वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत मार्ग शीर्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान सभा में संविधान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से कुछ हमारी उद्देशिका थी या प्रस्तावना थी। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और इन्हें क्रम से हमें याद होना जरूरी है। इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है वो क्रम से किस तरह है। तो पूछा जाए कि किस तरह है, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास। क्रम से ये हमारा रहेगा कि विचार अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित थी, अर्थात कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था। कई बार एग्जाम में विशेषकर प्रीलिम्स में आईएएस आरएएस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम उद्देशिका के बारे में जानते हैं कि ए पालकीवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है और वास्तव में संविधान का परिचय पत्र कहना उचित भी है उद्देशिका को, क्योंकि भारतीय संविधान का लगभग सारांश उद्देशिका में छुपा हुआ है, अर्थात की प्रस्तावना में छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उनका क्रमबद्ध तरीके से हमें याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है उन्हें क्रम से भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम कौन से न्याय की बात की गई है, इसके उपरांत किस न्याय की बात की गई है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिन्हें याद रखने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि व्यक्ति का सर्वप्रथम क्या होता है, सामाजिक उत्थान होता है। किस प्रकार का उत्थान होता है? सामाजिक उत्थान होने के पास उसका आर्थिक उत्थान होता है, क्योंकि सामाजिक उत्थान होने के साथ ही व्यक्ति में पैसे वगैरह इस प्रकार से उसका ओहदा बढ़ जाता है, अर्थात कि आर्थिक विकास हो जाता है। आर्थिक विकास होने के साथ ही व्यक्ति राजनीति में सक्रिय होने लगता है। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के न्यायों को याद रख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। वहीं हम बात करें कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनका भी क्रमबद्ध तरीके से हमें याद होना आवश्यक है, क्योंकि मैंने देखा है जो पहले के प्रीलिम्स के पेपर हैं जो 1900 के समथिंग और 2005 2003 में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बने हैं। और आरएएस में तो देखा जाए तो अभी भी ये ट्रेंड है कि प्रीलिम्स में उद्देशिका या प्रस्तावना में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आईएएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब इन्हें क्रमबद्ध तरीके से याद रखने के लिए हमें याद रखना है
कि व्यक्ति के अंदर सर्वप्रथम विचार की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? व्यक्ति के अंदर विचार की अभिव्यक्ति होती है, सॉरी विचार की उत्पत्ति होती है। अब व्यक्ति विचार की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति उसे किसी के साथ साझा करता है, अर्थात कि उसे क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों के लिए अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करने से व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात कि उसके विचार पर विश्वास किया जाता है। विश्वास करने के बाद एक धर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विश्वास से किसकी उत्पत्ति होती है? धर्म की उत्पत्ति होती है। और धर्म में हम देखते हैं कि उपासना की जाती है। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। ये केवल याद रखने के लिए, ना कि ऐसा है उद्देश्य का प्रस्तावना में विचार। सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर क्या आता है? विचार। इसके उपरांत अभिव्यक्ति होती है उस विचार की। इसके उपरांत उसे विश्वास होता है। विश्वास से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म में उपासना की जाती है। इस प्रकार से हम 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को याद रख सकते हैं। अब हम बात करें भाई कि कितने प्रकार की समानता या समता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समता या समानता की बात की गई है, अर्थात कि व्यक्ति की क्या बढ़ती है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर। इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम कि प्रतिष्ठा और अवसर। सर्वप्रथम उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ने से उसे अवसर की प्राप्ति होती है, अर्थात कि 2 प्रकार की समानता या समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। वही हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो उद्देश्य का प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान लागू होने की तिथि भी निश्चित की गई है, अर्थात कि उद्देश्य का में भारतीय संविधान लागू होने की तिथि है जो कि है 26 नवंबर 1949। वही हम बात करें हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हिंदी कैलेंडर, तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्ग शीर्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006, मार्गशीर्ष या मार्गशीर्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इस प्रकार से हमारी उद्देश्य का प्रस्तावना पूर्ण होती है। इसमें एक बार करेक्शन किया गया था, अर्थात कि उद्देशिका को संशोधित किया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में किया गया। इसके माध्यम से, संशोधन के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और एकता और अखंडता शब्द को, अर्थात कि 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या हम इसे कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस प्रकार से हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पूर्ण होती है। इसके लिए पालकी बाल ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा है, और किसी किसी संविधान के ज्ञाताओं ने इसके लिए संविधान की आत्मा भी कहा है, लेकिन वास्तव में संविधान की आत्मा इसे न लेकर मूल अधिकारों को, और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 32वां अनुच्छेद, जिसके लिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर यही याद रखना है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है प्रस्तावना के लिए? तो A.N.A. पालकीवाल ने। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रभावित थी? तो उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, उससे प्रभावित थी। इस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स में बनने वाले प्रस्तावना से क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके।